ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रश्न दिया 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक पीडी शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, मुंबई, अपर गोवा या नई दिल्ली के अंदर? कहाँ पर? अरपोरा गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया, ध्यान दीजिएगा। इसी गोवा के अंदर, इसी गोवा के अंदर। अच्छा, गोवा में ही गेम हुआ था ना 37वें नंबर का। अरे 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ था? 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे भैया? हाँ, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर? गोवा। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे? उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड। 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर? मेघालय। कहाँ होगा? मेघालय में होगा ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, गोवा की जो विधानसभा है, गोवा की विधानसभा सुना था आपने ना? हाँ, गोवा की विधानसभा है, गोवा की विधानसभा अभी इसने हाल ही में एससी और एसटी को लेके एक आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया है। एससी एसटी को लेकर एक आरक्षण विधेयक, एससी एसटी आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया है गोवा की विधानसभा ने, ध्यान दीजिएगा। गोवा के अंदर हाल ही में एक त्योहार का आयोजन किया गया। गोवा में सन 2025 में सिग्मो त्योहार का आयोजन किया गया। सिग्मो सन 2025 की बात करते हैं, आयोजन कहां पर? गोवा। और आगे बढ़ेंगे, नई दिल्ली तो पढ़ाई है, मुंबई पूछेगा तो वेब समिट, बाकी चेन्नई से कोई विशेष डेटा नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न दिया है कि आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर सन 2025 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो अमूल ब्रांड के तहत उत्पाद का विपणन करता है, विश्व स्तर पर वो प्रथम स्थान पे है। बात क्या है? सही है। और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। बात क्या है? सही है। और लगाइए इस पे इंपॉर्टेंट, भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत की दो स्वदेशी कंपनियां विश्व पटल पे सबसे टॉप पे रही है। एक का नाम हो जाएगा अमूल दूध और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? इफको। खाद वाली कंपनी है इफको, ध्यान दीजिएगा। अमूल कंपनी और इफको कंपनी ये दोनों टॉप पे रही है। इस रैंकिंग, यह रैंकिंग समग्र वार्षिक कारोबार पे आधारित नहीं है, ये समग्र वार्षिक कारोबार पे आधारित नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह वैश्विक, ध्यान दीजिएगा, वैश्विक संसाधन और ये वैश्विक संसाधन और खाद्य संसाधन, वैश्विक संसाधन और खाद्य संसाधन पर आधारित ये रिपोर्ट है। और ये कैसी रिपोर्ट है? तो वार्षिक रिपोर्ट है। कैसी रिपोर्ट है? एक प्रकार की वार्षिक रिपोर्ट है। यूरोप की एजेंसी द्वारा इसको जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? तो लिख लीजिएगा, यूरोप की एजेंसी द्वारा इसको जारी किया गया, यूरोप की एजेंसी द्वारा। हमारा उत्तर क्या होना चाहिए भैया? तीसरा गलत है। उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर होगा एक और दो। कहाँ है? अच्छा, बी नंबर पे है। एक और दो उत्तर लगा लीजिएगा। बनाइए इसको। स्टेटमेंट नहीं पसंद है आप लोग को? कागज पे लिख कर देते हैं ना, वैसे मुझे लिख कर दीजिएगा, ठीक है, तब मान्य होगा। आगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो टाइम 2 घंटा देते हैं 5 मिनट में हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न दिया है, प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की IUCN की नवीनतम वैश्विक समीक्षा में अच्छा रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र पार्क कौन सा हो जाएगा? साइलेंट वैली, गंगोत्री, कंचनजंगा या नागरहोल? उत्तर क्या होगा? कंचनजंगा। भैया कंचनजंगा से एक बात नोट कर लीजिएगा, यूनेस्को में मिक्स साइट है ना ये। यूनेस्को में एकमात्र मिश्रित धरोहर, यूनेस्को में एकमात्र भारत से मिश्रित धरोहर यूनेस्को में एकमात्र भारत से मिश्रित धरोहर कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। और कंचनजंगा है कहां पर? सिक्किम के अंदर। कहां पे है भैया? सिक्किम में। कंचनजंगा है सिक्किम में। और नागरहोल टाइगर रिजर्व कहां पे है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पर कहां पे हो जाएगा? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? केरल के अंदर। एक बात लगे हाथ, ध्यान दीजिएगा, डार्क स्काई, ध्यान दीजिएगा, डार्क स्काई। अगर हम डार्क स्काई की बात करते हैं, डार्क स्काई पार्क ये कहां पर बनाया गया? तो ये बनाया गया वहां, कौन सा है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला है? पेच में बनाया गया। लिखिएगा पेच नेशनल पार्क। पेच नेशनल पार्क के अंतर्गत डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया, ध्यान दीजिएगा। और यूनेस्को के अंतर्गत शामिल, यूनेस्को रहने दीजिए, छोड़ी बनाइए। आगे बढ़े यहां से, उत्तर लगा लीजिएगा, सी हो जाएगा कंचनजंगा। आगे प्रश्न दिया है कि पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। ये तीनों सेनाओं का अभ्यास था, ठीक तो है। यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया, ये बात भी क्या है? सही, दोनों कथन सही है भैया, बना लीजिएगा। आशा हिंद पूछेगा तो भारत और कौन? ऑस्ट्रेलिया। आयोजन कहां पर? भारत। स्लाइनिक्स पूछेगा भारत और कौन? जापान। स्लाइनिक्स का कितना चरण? 2 चरण। एक चरण विशाखापट्टनम और दूसरा चरण कहां पर? कोलंबो। एक विशाखापट्टनम और दूसरा कहां? कोलंबो। स्लाइनिक्स अभ्यास का हुआ चरण जो भारत के अंदर आयोजित किया गया, कहां पर? तो विशाखापट्टनम। भारत से बाहर कहां पर? कोलंबो। जामाता पूछेगा भारत और कौन? जापान। सूर्य किरण पूछेगा भारत और नेपाल। और पूछेगा धर्म गार्जियन भारत और जापान। आशा हिंद पूछेगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। टाइगर ट्रम्प पूछेगा भारत और अमेरिका। खान क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो मंगोलिया। कहां पर? मंगोलिया। बना लेंगे सारा कुछ, ठीक है, पूरा याद तो किए हुए हैं। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड SiC अर्धचालक निर्माण संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश, आसाम के अंदर, कर्नाटक या उड़ीसा? कहां पर भैया? कहां पर? कर्नाटक में। सिलिकॉन कार्बाइड अर्धचालक विनिर्माण केंद्र कहां पर? एक पल के लिए इसको थोड़ा सा छोड़िएगा, ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे। सेमीकंडक्टर इकाई के बारे में कई जगह पे बनाया गया, ये फिलहाल इसमें आसाम के अंदर भी स्थापित किया गया, कर्नाटक, उड़ीसा, सब जगह, लेकिन कौन सा पहले एक बार देखना होगा, ठीक है। वैभव फेलोशिप के संदर्भ, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा आप इस पे। वैभव फेलोशिप के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। बात अपने आप में क्या है? गलत है। इसको शुरू करने वाला कौन है? इसको शुरू करने वाला इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के साथ मिलकर, इसके साथ सहयोगी मंत्रालय है, ध्यान दीजिएगा, कौशल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू करा है। यानी स्टेटमेंट पहला क्या होगा? गलत हो जाएगा। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ प्रवासी भारतीयों के वैज्ञानिक के भी सहयोग की परिकल्पना करता है। बात क्या है? सही है, लिख लीजिएगा दोनों। एक सेकंड, पहला गलत है, दूसरा क्या है? सही बनाइए, ये लिखना होगा, उसको काट के लिखिए, इसको हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, PM श्री योजना सुना है आपने? प्रधानमंत्री श्री योजना सुना है? PM श्री योजना का संबंध किससे हो जाएगा? सुने हैं तो
किससे हो जाएगा? शिक्षा से। किससे होगा? तो शिक्षा से। और किस मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया? मंत्रालय कौन सा मंत्रालय होगा? तो शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू करा गया। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हो जाएंगे? तो कौन है इस समय? धर्मेंद्र प्रधान साहब है इस समय शिक्षा मंत्री। उल्टा पुल्टा बयान देते रहते हैं, ठीक है। हाँ, आगे प्रश्न दिया है गोगा बिल झील के संदर्भ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लिखना होगा इसको इंपॉर्टेंट ऐसे। ध्यान दीजिएगा, गोगा बिल या भारत का 96वां अंतरराष्ट्रीय महत्व का रामसर साइट है। कौन से नंबर का है ये? 94वां। कौन से नंबर का? 94वां रामसर साइट हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट पहला आपका गलत है। ध्यान दीजिएगा, बिहार के कटिहार में है। बात क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। भैया ध्यान दीजिएगा, रामसर बिहार में, रामसर बिहार में, हाँ बिहार में रामसर पूछेगा। बिहार में रामसर, बिहार में रामसर साइट कितनी है? तो 6। प्रश्न करेगा बिहार में पहली रामसर साइट कौन सी है? पहली बिहार में सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? कावरताल हो जाएगी। कावरताल, ये कावरताल कहाँ पे है? बेगूसराय के अंदर। कावरताल लेक कहाँ पर? बेगूसराय। ध्यान दीजिए, बिहार के पेपर में 20 बार पूछा होगा। अकेले था ये, इसलिए बार बार पूछते थे। अब देखो दिक्कत अच्छा हो, याद रखना होगा। कावरताल के बाद आया नागी। कौन आया? नागी के बाद कौन? नकटी। ध्यान दीजिएगा, नागी की बात करेंगे और नकटी, ये दोनों कहाँ पे है? जमुई के अंदर। इसको भी रामसर में लाएगा। संख्या 3 हुई। आगे बढ़िएगा, एक और है गोकुल। कौन सा है? गोकुल जलाशय एक प्रकार का है, गोकुल जलाशय। और गोकुल जो जलाशय या कुंड है कहाँ पर है? बक्सर के अंदर। बक्सर के गोकुल जलाशय को शामिल किया गया। और पश्चिमी चंपारण, ध्यान रखिएगा, क्या नाम था उसका? उदयपुर था ना? उदयपुर, ध्यान रखिएगा, उदयपुर। ये कहां पर? पश्चिमी चंपारण के अंदर। इसको भी शामिल किया गया। रिसेंटली देखिए, रिसेंटली आगे आपके सामने है गोगा बिल। हाँ, गोगा बिल कहां पे है? ध्यान दीजिएगा, कटिहार के अंदर। नोट कर लीजिएगा और लगा लीजिए, इस पे इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार। आगे बढ़े यहां से। भारत रामसर में शामिल होता है 1982-83 में। पहली साइट कौन सी थी? चिल्का। रामसर में शामिल होने वाली पहली साइट कौन सी? चिल्का। ध्यान दीजिएगा, भारत रामसर में, रामसर साइट में पूरे वैश्विक पटल पे कौन से स्थान पे है? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। रामसर में भारत का स्थान लिखिएगा। रामसर में भारत का स्थान, रामसर में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा। रामसर में भारत का स्थान हो जाएगा तीसरा। और रामसर में सबसे पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। और भारत में कुल रामसर की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 54। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ब्रह्मांड मुखौटा, भैया ब्रह्मांड मुखौटा उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ब्रह्मांड मुखौटा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का तो छत्तीसगढ़ वाले का बनाएंगे इसको, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। छत्तीसगढ़ विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा। हाँ, ये रियल बात है कि पहनाया गया। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये पहनाया गया। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, उड़ान भरने वाली ये 2 बार उड़ान, कितनी बार? 2 बार उड़ान भरने वाली ये पहली राष्ट्रपति हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक उड़ान भरा इन्होंने किससे? राफेल से। और एक उड़ान भरा था इन्होंने किससे? सुखोई से। सुखोई से उड़ान, सुखोई 30, सुखोई से उड़ान इन्होंने कब भरा था? सन 2023 में। राफेल से उड़ान भरा सन 2025 में भरा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रपति पद पे है और किसकी तरफ से है? तो एनडीए की तरफ से है। और जरा ध्यान दीजिएगा आगे, ब्रह्मांड को यूनेस्को की मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित किया गया है। बात क्या है? सही है। केवल 2 कथन सही है। लगाइए उत्तर। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हटाना होगा इसको ना, उत्तराखंड की हटा सकते हैं ना? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये है, उत्तराखंड के अंदर 4 धाम कॉरिडोर बनाया गया। 4 धाम कॉरिडोर, 4 धाम कॉरिडोर बनाया गया। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। बीआरओ द्वारा बनाया गया 4 धाम कॉरिडोर उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड से बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता को इसने अपने यहाँ लागू कर दिया है। समान सिविल संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। और आंशिक रूप से लागू करने वाला कौन था? गोवा। और आगे देखिए, उत्तराखंड से एक प्रश्न और बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा? स्नो लेपर्ड यानी हेम तेंदुआ। हेम तेंदुआ के लिए संरक्षण केंद्र, हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर बनाया गया? हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी स्थापित करा गया सन 2025 उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड से भी एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या था उत्तराखंड से? और एक डेटा और था, हर्बल कॉरिडोर था। लिखिएगा, हर्बल कॉरिडोर कहां पर बनाया गया? हर्बल कॉरिडोर, हर्बल कॉरिडोर बनाया गया कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। इसको नोट कर लीजिएगा, ये तो पढ़ाए 15-20 बार बताए होंगे यार। आगे बढ़े ना। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने जनजाति गौरव वर्ष मनाया। ये पखवाड़ा कब मनाया गया? तो 1 से 15 नवंबर। कब से कब तक होगा? अभी होगा चल ही रहा है। 1 से 15 नवंबर सन 2025, 1 से 15 नवंबर सन 2025। अगर हम जनजातियों की बात करते हैं तो भैया ध्यान रखना, कुछ जनजाति है जो कि चर्चा में है, ठीक है। जनजाति कौन सी? एक तो देखिए, जाति है ताती तत्वा, सुना है ना आपने? कहां पे है ये? बिहार में है। कहां पे है? बिहार में है। और ध्यान रखिएगा, एक जनजाति ध्यान रखिएगा, सैंडलिच। कौन सी? सैंडलिच नहीं यार, सैंपेन। कौन सी? सैंपेन। सैंपेन ऐसी जनजाति है जिन्होंने चुनाव में भाग लिया। कहां पर भाग लिया? चुनाव में। चुनाव कौन सा था? लोकसभा का चुनाव। और कौन सी लोकसभा का चुनाव? 18वीं लोकसभा। कौन सी? 18वीं। इसमें एक जनजाति और भाग लेती है, ब्रू जनजाति। ब्रू जनजाति कहां की हो जाएगी? त्रिपुरा। सोमपेन जनजाति कहां की है? अंडमान निकोबार। ये ध्यान रखिएगा। जनजाति पार्क कहां पर स्थापित किया गया? जनजाति, जनजाति पार्क की बात करते हैं। जनजाति पार्क ये कहां पर स्थापित किया गया? तो रांची में। जनजाति पार्क स्थापित किया गया रांची, झारखंड के अंदर। भैया ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करेगा, जनजातियों के लिए यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, यूनिवर्सिटी, ये भी कहां पर? तो झारखंड के अंदर। कहां पर? झारखंड के अंदर। जनजातियों के लिए संग्रहालय बनाया गया, जनजातियों के लिए संग्रहालय खोला गया, संग्रहालय, ये भी कहां पे खोला गया? तो रांची के अंदर खोला गया। जनजातियों के पितामह कौन हो जाएंगे? ठक्कर बप्पा होंगे। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। केरल के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि राज्य ने विश्व बैंक के मानक के आधार पर अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन कर लिया। भैया विश्व बैंक के मानक के आधार पर नहीं, बल्कि एचडीआई के मानक के आधार पर, एचडीआई के मानक के आधार पर, मानक के आधार पर, एचडीआई के मानक के आधार पर। भैया नोट करिए ना, नोट करिएगा, एचडीआई के मानक के आधार पर कहा कि हम गरीबी उन्मूलन कर लिए हैं। ऐसा किसने कहा? तो केरल ने। स्टेटमेंट हमारा गलत है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा करी गई, इतनी बातें सही है।
बस यहां से इधर काटिएगा, विश्व बैंक काट के ये लिख लीजिएगा एचडीआई, वर्ल्ड बैंक काट के एचडीआई बनाइए उसमें, ठीक है। दिया है विश्व बैंक के अनुसार $3 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को अत्यधिक गरीबी में रहने वाला कहा जाता है। बात अपने आप में क्या है, सही है, लेकिन इन्होंने आधार किसको माना था, एचडीआई को माना था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत हो जाएगा आपका, बनाइए भैया इसको, ठीक है। ये नोट करिएगा एचडीआई के आधार पर। हाँ अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस रैंक को जारी करने में, इस रैंक को जारी करने में, इस रैंक को जारी करने में सहयोग किसके द्वारा करा गया, इस रैंक को जारी करने में सहयोग किसने करा, तो वर्ल्ड बैंक ने। किसने करा, वर्ल्ड बैंक ने, बना लीजिएगा। आगे बढ़े यहाँ से, केरल की हम बात करें, केरल को तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, हेल्थ में टॉप पर है, एजुकेशन में टॉप पर है, सेक्स रेशियो में टॉप पर है, और किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल, इन सभी में टॉप पे कौन हो जाएगा, तो केरल होगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, एकीकृत शहरी सर्किट विकास के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। मेघालय राज्य में विकसित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत इसका विकास होगा। दोनों कथन अपने आप में क्या है, सही है। एक रैंप योजना है, दूसरी डिवाइन योजना है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री पीएम रैंप योजना, प्रधानमंत्री पीएम रैंप योजना, पीएम रैंप योजना। देखिए योजना पुरानी है लेकिन इसकी चर्चा 25 में करी गई है। ये रैंप योजना लाई गई थी सन 2023 में, ठीक है। और रैंप योजना की बात करेंगे, इसका संबंध किससे हो जाएगा, एमएसएमई से संबंधित है, एमएसएमई से संबंधित योजना हो जाएगी, एमएसएमई से संबंधित है। आगे भैया ध्यान दीजिएगा, अगर पीएम डिवाइन योजना की बात कर देगा, प्रधानमंत्री डिवाइन योजना, प्रधानमंत्री डिवाइन योजना लाई गई थी सन 2023 में ही, और इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो पूर्वोत्तर विकास से। किससे होगा, पूर्वोत्तर विकास से होगा। पूर्वोत्तर, एक तो पूर्वोदय योजना लाया गया था, सुने थे आप लोग, बिहार था क्या उसमें, हाँ बिहार, कितने राज्य थे, 5, कितने राज्य थे, 5, उसमें बिहार भी था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, क्लियर हुआ ना, लिख दे, नहीं। आगे प्रश्न दिया है, इसको बनाइए, उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न दिया है आपका, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया कि क्रिप्टो करेंसी भारतीय कानून के तहत संपत्ति के रूप में गिनी जाएगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस तरह का वर्डिक्ट दिया है अभी हाल ही में, इसको बना लीजिएगा भैया डायरेक्ट, और बाकी इसमें कुछ नहीं डेटा है। दूसरा, आगे लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज यानी यूसीसीएन में शामिल किए जाने के संबंध में तथ्यों पर विचार करिए। विचार करिए इस पे, लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला शहर है, पहला नहीं है बल्कि कौन सा है, दूसरा शहर है। पहला शहर कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला शहर पूछेगा, पहला शहर हैदराबाद। कौन सा होगा, हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, पहला शहर हो जाएगा हैदराबाद। भैया जो शब्द आप गैस्ट्रोनॉमी पढ़ते हो, गैस्ट्रोनॉमी, इस गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पाक कला। क्या होता है, पाक कला। तो पाक कला के तहत पहला शहर कौन सा है, हैदराबाद, और दूसरा शहर कौन सा है, लखनऊ। ये तो गलत हो गया। फिर आगे, उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के महाधिवेशन के 43वें सत्र में इसकी मान्यता की घोषणा करी गई। बात क्या है, सही है, सही है, सही है, उत्तर लगाइएगा। तो आगे बढ़े यहाँ से, आगे प्रश्न दिया है कि भारत के संविधान, अच्छा खत्म हो गया करंट को लेकर कोई समस्या तो नहीं है ना, सब ठीक चल रहा है, कोई परेशानी है किसी को व्यक्तिगत तौर पर, नहीं है, चलिए ठीक। क्या चीज 20 नंबर छोड़े हैं, अब लास्ट में आ जाएगा, क्या ही है फिर। तो यह भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है, कौन सा, 1 से कौन, 1 से 4 होगा, 1 से 4। 12 से 35 क्या है अपने आप में, फंडामेंटल राइट। 12 से 35 क्या है, फंडामेंटल राइट। 5 से 11 क्या है, नागरिकता। 5 से 11 क्या हो जाएगा, नागरिकता हो जाएगा। 36 से 51 क्या है, 36 से 51 क्या हो जाएगा, डीपीएसपी। 36 से 51 क्या है, डीपीएसपी। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में कहा गया, अरे नागरिकता, संघ राज्य के बाद बाहरी राज्य को भारत में जोड़ सकते, ऐसा नहीं है। अरे स्टेट और यूटी की बात किसमें कहा गया, संविधान के अनुच्छेद 1 में। अच्छा भाग बोले थे क्या, अनुच्छेद 1 में कहा गया संघ राज्य, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, बाहरी राज्य को भारत में प्रवेश दिला सकते हैं, और तीसरे में क्या कहा गया, नाम और सीमा में परिवर्तन। 4 में कहा गया 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में कहा गया ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहाँ आया है, भारत, तो भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। 7 में कहा गया ऐसा व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान लौटकर भारत आए भी भारत का क्या होगा, नागरिक। 8वें में कहा गया कि 7 वर्ष तक विदेश प्रयोजन कर जाने पर नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 9 में कहा गया नागरिकता का बने रहना, और 1 सेकंड, 9 में 1 सेकंड सुनिए, 7 में कहा गया, 8 में कहा गया विदेशी नागरिकता, 9 में कहा गया नागरिकता का बने रहना, 10 में कहा गया नागरिकता, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ में, 6 में कहा गया पाकिस्तान से कहा आया है भारत, 7 में कहा गया इंडिया से पाकिस्तान लौटकर कहा आया भारत, 8 में कहा गया जिसके माता पिता बाहर हो परंतु भारत में रहता हो, भारत का क्या होगा, नागरिक। 9 में कहा गया 7 वर्ष तक विदेश प्रयोजन कर जाने पर नागरिकता, फिर कहा गया नागरिकता का बने रहना। और ध्यान दीजिए, कहा गया नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा, संसद का गृह मंत्रालय। 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा। 13 में कहा गया कोई भी ऐसा कानून संविधान के लागू होने से पहले का हो चाहे बाद का मूल अधिकार का हनन करेगा तो क्या होगा, समाप्त होगा। आर्टिकल 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता। 15 में कहा गया धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव। 16 में कहा गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 में कहा गया दोष सिद्धि का संरक्षण। आर्टिकल 21 में कहा गया प्राण दहेज। आर्टिकल 21 के क्रम में कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 22 में कहा गया गिरफ्तारी का संरक्षण। आर्टिकल 23 में कहा गया बलाश्रम। आर्टिकल 24 में कहा गया 14 से कम के बच्चों को कल कारखानों में नहीं लगाया जाए। 25 में कहा गया धर्म का अंतःकरण। 26 में कहा गया धार्मिक प्रबंधन। 27 में कहा गया धार्मिक पैसे पर कोई टैक्स नहीं होगा। 28 में कहा गया सरकारी खर्चे पर चलने वाले विद्यालय में धर्म की शिक्षा आयोजित नहीं होगी। 29 में कहा गया अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 में कहा गया अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए विद्यालय खोल सकता है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार अब उठा के कहां पर 300 के कम है।
आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 33 में सेना और प्रेस के मूलाधिकार का अल्पीकरण, आर्टिकल 34 में कहा गया अब सपा लागू होने पर फंडामेंटल राइट क्या होंगे समाप्त, आर्टिकल 35 में कहा गया कि मूल अधिकारों को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कानून कौन बनाएगा संसद, आर्टिकल 36 में कहा गया राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 में कहा गया डीपीएस में न्यायालय में वादी होंगे नहीं, आर्टिकल 38 में कहा गया लोक कल्याणकारी राज्य, आर्टिकल 39 में कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन, 40 में कहा गया पंचायत, 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, 42 में कहा गया नए संगत विधियां, 43 में कहा गया निर्वाह मजदूरी, 44 में कहा गया समान सिविल सनिता, 45 में कहा गया 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, 46 में कहा गया एससी एसटी का उपबंध, 47 में कहा गया पोषाहार नस्ली दवा पे प्रतिबंध, 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन, 48 के में कहा गया पर्यावरण, 49 में राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक, 51 में विदेशी शांति सुरक्षा और संरक्षण। देखो मैंने ये पूरा ऑप्शन क्लियर कर दिया, ठीक है। बाकी देखिए आवाज नहीं यार, सुनिए अच्छे से सुनिएगा। देखिए पॉलिटी एक ऐसा विषय है, पर डे अगर 5 अनुच्छेद भी अगर पढ़ेंगे तो मुझे मेरा मानना है कि पॉलिटी, देखिए मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म में अगर आगे चल के इनके हिसाब को अगर बड़ी जॉब लेना है तो पॉलिटी एक बड़ा हथियार बनता है। इसमें पॉलिटी के सवाल तो गलत नहीं होते हैं, ठीक है। सीधे जो व्यक्ति बीएड वगैरह, मेरे साथ का एक दोस्त था मेरा, वो खाली अनुच्छेद याद करता था, ठीक है, और सीधे डायरेक्ट जाके प्रवक्ता बना डिग्री कॉलेज में, समझ रहे ना। अनुच्छेद पर पकड़ मतलब पूरी पॉलिटी याद है। अब लाइन बाय लाइन सब याद है तो क्या पढ़ना उसमें के, लक्ष्मीकांत किताब को सीधे उठाता था, कहता सब तो पढ़ ही लिए, ठीक है। सोचिए लाइन बाय लाइन अनुच्छेद पता था, क्लॉज पता था कि क्लॉज अनुच्छेद 1 के बी में क्या है, समझ रहे हैं ना। ये आगे चल के बहुत बड़ा एक, जान लीजिए एग्जाम में पॉलिटी को लेकर कितना आराम रहता है। पॉलिटी का क्वेश्चन आता है दिमाग एकदम शांत हो जाता है, ये बड़ा सा पॉलिटी है आसानी से लग जाएगा, ऐसा है ना। अभी दे दिया एशियन हिस्ट्री का क्वेश्चन था, सरदर्द हो जाएगा, फिर पॉलिटी देता है आराम, तो पॉलिटी पढ़िए अच्छे से, उत्तर लगा लीजिएगा 1-4। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? न्यायालय, संविधान और सरकार विभिन्न स्तर की शक्तियों का निर्वचन यानी इंटरप्रेट कर सकते हैं। न्यायालय, संविधान और सरकार तीनों, संविधान विधि बनाती है, सरकार उस पर काम करती है, न्यायालय इस पर न्याय कर सकता है, यानी ये अपनी शक्तियों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे की शक्ति का परीक्षण निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है भारतीय संघवाद में, या फिर संघ सरकार और राज्य सरकार के लिए राजस्व के स्रोत को विनिर्दिष्ट किए गए हैं, या फिर संविधान में संघ और राज्य की शक्तियों को विनिर्दिष्ट किया गया है, या फिर भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, भारत का संघवाद शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है क्या? हाँ, है ना, आधारित है। ध्यान दीजिएगा, भारत का संघवाद शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, ये आधारित है। स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? सही है। जरा ध्यान दीजिएगा, दिया न्यायालय, संविधान और सरकार विभिन्न स्तर पर अपने शक्तियों का इंटरप्रेट करते हैं, अपने हिसाब से उसका क्या करते हैं? संचालन करते हैं। आपने सुना होगा कि कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, विधायिका का न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं होगा, यानी सबकी शक्ति का इंटरप्रेट यानी अलग अलग अपनी शक्तियों का लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा है, यानी स्टेटमेंट ये भी अपने आप में क्या है? सही है। आइए, संघ सरकार और राज्य सरकार के लिए राजस्व के स्रोत को विनिर्दिष्ट किया गया है, और संघ सरकार और राज्यों की शक्तियों को भी निर्दिष्ट करा गया, राजस्व के स्रोत को भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत क्या होगा ये भी डिसाइड कौन करता है? तो केंद्र सरकार करता है। इस संबंध में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। राजस्व का कोई भी निर्देश नहीं है, बाकी सबका है। केवल जान लीजिए, अगर संघवाद शब्द आता है, संघवाद शब्द आए तो बस इतना जानिए कि शक्तियों का क्या है? विकेंद्रीकरण है। सीधे तौर पर इसका परिभाषा ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन। भैया नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, आर्टिकल किसके तहत? तो 2 के तहत, ठीक है। गठन करना है ना, कि जोड़ना, गठन करना है, आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत गठन, राज्यों का गठन कर सकते हैं, शामिल नहीं कर सकते। शामिल करना है तो हमें कौन सा आर्टिकल चूज करना होगा? 2 चूज। आगे, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ये भी आर्टिकल कौन सा काम करेगा? 3 काम करेगा। राज्यों की सीमा में परिवर्तन, कौन सा आर्टिकल? 3 आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों के प्रवेश के लिए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 2 होगा, यानी हमारा सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? 2। दिया है कौन सा 3 के अंतर्गत संभव नहीं है। एक आर्टिकल और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 की बात करेंगे, कहा कि चाहे सीमा परिवर्तन करिए, चाहे आप नाम परिवर्तन करिए, चाहे कुछ भी, चाहे उसके क्षेत्र में कोई बदलाव करिए, ये 368 के तहत संशोधन नहीं होगा, के तहत संशोधन नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा। और कभी भी ऐसा करने में कभी भी बहुमत विशेष नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? तो हमेशा साधारण बहुमत होगा। राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र के परिवर्तन के संबंध में बहुमत हमेशा कैसा होगा? तो साधारण। आगे दिया कि संविधान में सम्मिश्रण संयोजन, भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार से, क्या लगाए हैं आप लोग उत्तर? ध्यान दीजिए, देखिए, एक राज्य संघ, अर्धसंघीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। ध्यान रखिएगा, शक्तियों के आधार पर लिखिएगा, शक्तियों के आधार पर, शक्तियों के आधार पर, शक्तियों के आधार पर भारत के राज्य, इसका कंक्लूजन देखिए यही है, भारत के राज्य, शक्तियों के आधार पर भारत के राज्य, चाहे भारत का राज्य हो चाहे भारत का यूटी हो, शक्तियों के आधार पर भारत के राज्य और यूटी, भारत के राज्य और यूटी ये एक प्रकार के क्या है? तो परिसंघ है, यानी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिए, केंद्र से समझौता कर लिए, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल राज्य करते हैं। शक्तियों के आधार पर एक प्रकार की क्या है? परिसंघ है। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत को आप फेडरल कह ही नहीं सकते। संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर लिखिएगा, संवैधानिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर, संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर, संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का क्या है? यूनियन यानी कि संघ है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। क्या है आंसर? क्या है? सी है आंसर, और क्या? आप कैसे पूछ रहे हैं आंसर क्या है? आगे प्रश्न दिया है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बात सही है क्या? संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है? एकदम नहीं है ना। अलग होने की एकमात्र वकालत करने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। मिलेगी क्या?
भाई अलग होने की वकालत करेंगे तो सुरक्षा दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला क्या है? आगे प्रश्न दिया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए होती है, सदन के तहत राज्य विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है। सही बात है क्या? दिया है मुख्यमंत्री की सहमति चाहिए, राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। भैया ध्यान दीजिएगा, राज्य के किसी भी तंत्र के, ध्यान दीजिएगा, सीमा परिवर्तन हो, चाहे नाम परिवर्तन हो, चाहे क्षेत्र परिवर्तन हो, लिखिएगा ये कौन करता है? संसद। किसके द्वारा करा जाता है? संसद द्वारा। संसद द्वारा करा जाता है। राष्ट्रपति एक बार विधानसभा को सूचित कर देंगे, लेकिन इसमें राज्य का कोई रोल नहीं होता। लिख लीजिएगा, इन सभी में राज्य का कोई भी तंत्र काम नहीं करता। राज्य का कोई भी तंत्र, कोई भी तंत्र, राज्य का कोई भी तंत्र क्या है? तो विफल है। इन सभी चीजों में राज्य का कोई भी तंत्र क्या है? तो विफल है। आगे प्रश्न दिया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए, 3 लिखा हुआ है, भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई थी? 8, 7, 6 या 5? कितनी आंचलिक परिषद? कितनी आंचलिक परिषद? 5 की 6? ध्यान दीजिएगा, आंचलिक परिषद की बात करेंगे। देखिए एक तो आंचलिक परिषद ऊपर की तरफ यानी उत्तर, एक दूसरी आंचलिक परिषद नीचे की तरफ यानी कि कौन सा? दक्षिणी आंचलिक परिषद। और एक आंचलिक परिषद इधर, इधर का मतलब क्या हो जाएगा? पश्चिमी, पश्चिमी आंचलिक परिषद। एक आंचलिक परिषद इधर का मतलब क्या हो जाएगा? पूर्वी आंचलिक परिषद। और जरा ध्यान दीजिए भैया, एक यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह, इसी पर ना, उत्तर पूर्वी एक आंचलिक परिषद। कौन सा? उत्तर पूर्वी आंचलिक परिषद। जरा ध्यान दीजिएगा, कितनी आंचलिक परिषद तो कर लीजिएगा? 5 आंचलिक परिषद। और इन 5 आंचलिक परिषद का जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, इनका जो हेड होता है, ये कौन होता है? गृह मंत्री। कौन होता है? गृह मंत्री। इन आंचलिक परिषद का जो उपाध्यक्ष होता है, लिखिएगा, इन आंचलिक परिषदों का जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, ये ध्यान रखिएगा, ये राज्यों के मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इन आंचलिक परिषदों का अध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो 1-1 साल के कार्यकाल के लिए होते हैं। 1 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे ही 5 साल। इसको बना लीजिएगा। देखिए, एक आंचलिक परिषद आपकी मध्य में है, जो कि केंद्र के अधीन है, इसको हम गिनते नहीं है। एक मध्य में है, मध्य में, एक मध्य में आंचलिक परिषद है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल आंचलिक परिषद। इसको हम कहते हैं सेंट्रल आंचलिक परिषद। एक सेंट्रल आंचलिक परिषद है जो कि केंद्र सरकार के अधीन होती है। इसमें इसको काउंट नहीं करते राज्यों में, ध्यान दीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का इलाका भी आपका उत्तरी आंचलिक परिषद में आ जाता है, तो मध्य के लिए कोई राज्य बचता नहीं है, इसलिए हमने केवल जितना है उतना ही डिनोट करा हुआ है। उत्तर लगा लीजिएगा 5। और आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न है कि वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और कितने संघीय राज्य की स्थापना करे गए थे? राज्य कितने थे और संघ राज्य कितने हो जाएंगे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य। जरा ध्यान दीजिएगा, सन 1956 से पूर्व, सन 1956 से पूर्व, सन 1956 से पूर्व की बात करेंगे तो भारत के जो स्टेट थे, भारत के स्टेट थे, ये कितने कैटेगरी में बटे हुए थे? कैटेगरी, ये कितने कैटेगरी में बटे थे? 4। कितने कैटेगरी में? 4। इनकी कैटेगरी कैसे थी? ABCD। एक कैटेगरी ए, दूसरी कैटेगरी बी, तीसरी सी और चौथी कैटेगरी कौन सी? डी। ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी ए में कौन से राज्य थे? ब्रिटिश थे। कौन थे? ब्रिटिश प्रांत। कैटेगरी बी में कौन थे? देसी रियासत। कौन हुआ करते थे? कैटेगरी बी में कौन हुआ करते थे? देसी रियासत। कैटेगरी सी में कौन थे? चीफ कमिश्नरी। कौन हुआ करते थे? चीफ कमिश्नरी। कैटेगरी सी में चीफ कमिश्नरी। और कैटेगरी डी में कौन था? अंडमान निकोबार। कौन हुआ करता था? अंडमान और निकोबार हुआ करते थे। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से राज्य डिवाइड थे। आगे चल के हुआ क्या? आगे चल के हुआ क्या? जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना सन 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना, और ये राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM परिकर, इनकी अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, अच्छा भैया ये बताइए कि इसको हम भाग 6 लिख सकते हैं क्या? इसको भाग 7 लिख सकते हैं, भाग 8 लिख सकते हैं और यहाँ पर भाग 9 लिख सकते हैं। तो जब ये बना तो यहाँ के सभी देसी रियासत उठकर कहाँ गए? ब्रिटिश प्रांत में। और जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको अब क्या कहा जाने लगा? तो स्टेट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? स्टेट कहा जाने लगा। तो ये वाली जगह खाली हो गई, 7वां संशोधन करा गया और भाग 7 को क्या कर दिया गया? निरस्त। देखिए, भाग 7 ऐसे ही निरस्त हुआ था। 7वें संशोधन 1956 से भाग 7 निरस्त हो गया। जितने भी चीफ कमिश्नरी थे, इनको कहा गया चीफ कमिश्नर नहीं बल्कि क्या होंगे? यूटी होंगे। जब यूटी होंगे तो अंडमान को भी खींच के लाया गया यूटी के पास, और भाग 9 क्या हो गया? खाली हो गया। क्या हो गया? खाली। आगे चल के इसको भरा गया कौन से संशोधन से? 73वां संशोधन। सुना है ना, पंचायत, तो पंचायती राज से इसको आगे चल के फुलफिल किया गया। देखो, ये पूरी कहानी है राज्य पुनर्गठन आयोग की। विस्तार में पढ़िए चाहे फिगर से पढ़िए, सब बराबर है, ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ देख रहे हैं भारत में स्टेट बने। स्टेट कितना बने? तो 14। और भारत में और क्या बना? यूटी। क्या बना? यूटी कितना बना? 6। बाकी सब तो खत्म हो गया था, सब खत्म हो गया। स्टेट बने 14 और यूटी कितना बना? 6। अगर हम अभी की बात करते हैं, ये 14 स्टेट बढ़ के कितने हो गए हैं? 14 स्टेट बढ़ के कितना हो गया है? 28। और 6 यूटी बढ़ के कितना हो गया है? 8 यूटी हो गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, 28 राज्य और 8 यूटी वर्तमान में भारत के अंदर है। और भैया पूछा क्या था? सुनिएगा, पूछा था कि भारत के स्टेट और यूटी को अगर हम मिला दें, भारत के स्टेट और यूटी को अगर हम मिला दें तो विधानसभा कुल कितने स्टेट और यूटी में है? विधानसभा कितने स्टेट और यूटी में है? हमें ऑलरेडी पता है कि 28 तो कंफर्म में है। अरे 28 में है ना विधानसभा? नहीं है, 28 में विधानसभा नहीं है। 28 राज्यों में विधानसभा नहीं होगी। राज्य का मतलब मुख्यमंत्री होगा और विधानसभा होगी। हाँ, लेकिन 2 यूटी भी है जहां पर विधानसभा है। कौन से 2 यूटी है? कौन से? दिल्ली और कौन? जम्मू कश्मीर भी है क्या? हो गया है, घोषणा हुई है ना? ठीक है, फिलहाल हम लोग इतना ही मानते हैं, आगे होगा तो जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो संख्या कितनी है? 30 बना लीजिएगा, 31 कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर लगा लीजिएगा ए। अरे बिहार में विधानसभा है भगवान, ये सब क्या है भाई? बिहार में विधानसभा नहीं है, क्यों? अच्छा, सब शांत रहिए, सुनिए।
सुनिए जी, अब देखो हम कुछ बोले नहीं है, अभी सब अपने से अपनी बेइज्जती करवाएगा तो हम क्या करेंगे? हैं? बिहार में नीतीश कुमार जी विधान परिषद से मुख्यमंत्री चुने गए वो अलग मैटर है, लेकिन बिहार में विधानसभा है। भाई विधानसभा नहीं होगा तो मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे? चलिए, प्रश्न दिया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में भारत के संविधान के बंदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? सुनिएगा, जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन 2019 का है, जरा ध्यान दीजिएगा। सुनिए, सुनिएगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर लिख लीजिएगा, बल्कि जम्मू कश्मीर यूटी से पूर्व की बात हो रही है। यूटी से पूर्व में जब यूटी बना था उससे पहले की बात है, यानी 31 अक्टूबर सन 2019 से पहले की बात है। 31 अक्टूबर सन 2019 के पूर्व की घटना है ये। अब उत्तर का जवाब, प्रश्नों का जवाब करेंगे आप लोग। दिया है कि राज्य के डीपीएसपी के अंतर्गत प्रयोज्य नहीं था। बात अपने आप में क्या है? सही है भाई, पहले डीपीएसपी उस पर थोड़ी काम करता था। आगे रोजगार अधिवास संपत्ति के संबंध में उसके स्थायी निवासियों को अनुच्छेद 35 से कुछ विशेष अधिकार दिया था। बात सही है कि बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं लेगा, तुम ही लोग इस पे राज करोगे, ठीक है? ऐसा अधिकार दिया था 35 ने। 19 के 1 के एफ को छोड़ दिया गया था, छोड़ा नहीं गया था, इसको क्या करा गया था? शामिल कर लिया गया था। इसको शामिल किया गया था कि भैया आप अगर जमीन खरीदेंगे तो आपको कुछ राइट्स दिखाने होंगे, कुछ दिखाना होगा राइट्स, ठीक है? कुछ अधिकार आपको यहाँ पे प्रदर्शित करने होंगे। छोड़ा नहीं गया था बल्कि शामिल रखा गया था। उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बनाइए, लेकिन समझिए इसको सुधारना भी तो है। 2019 से पूर्व की घटना है। अब 2019 के बाद का क्या परिदृश्य है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं 2019 के बाद, 2019 के बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत का एक सामान्य यूटी है। भारत का एक सामान्य यूटी, पहले संवेदनशीलता आप सामान्य है। भारत का एक सामान्य यूटी है। हर वो प्रावधान जो कि अन्य यूटी पर लागू होंगे वही जम्मू कश्मीर पे भी लागू होंगे। यानी जम्मू कश्मीर पे अब डीपीएसपी भी काम करेगा, फंडामेंटल राइट भी काम करेगा, फंडामेंटल ड्यूटी भी काम करेगा। बना लीजिएगा। और ये क्वेश्चन 2019 के पूर्व के परिप्रेक्ष्य में पूछा था और मैंने बाद वाला भी बता दिया, इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़े, आगे प्रश्न दिया 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य बनाने के लिए अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था? गुजरात से। किससे अलग किया गया? गुजरात। जब तेलुगु वालों ने आंध्र की डिमांड कर दी, ध्यान दीजिएगा, और बृहद आंध्र एक तरह से कहते हैं कि ग्रेटर आंध्रा की मांग करा उन्होंने। ग्रेटर आंध्रा एक क्वेश्चन भी रहा होगा शायद आगे। ग्रेटर आंध्रा की जब मांग करा तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा जो तेलुगु राष्ट्र था उसके दो भाग बनाए गए। तेलुगु राष्ट्र, एक तो आंध्र प्रदेश को दर्जा दिया गया भाषा के आधार पे। जब ग्रेटर आंध्रा की मांग की गई तो तेलुगु राष्ट्र के दो भाग बनाए गए। एक राज्य का नाम आंध्र प्रदेश रखा गया और दूसरे का नाम रखा गया तेलंगाना। क्या रखा गया? तेलंगाना रखा गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात बनने की, तो जब आंध्र प्रदेश ने भाषा के आधार पर डिमांड करा तो मराठी लोगों ने भी महाराष्ट्र की डिमांड करा और बाकी जो गुजराती बोलता था उन्होंने किसकी डिमांड कर दिया? गुजरात की। ये बात नेहरू को भली बात पता था, इसीलिए जब जेबीबी कमेटी बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और पटेल जी के साथ जब कमेटी बनी सन 1948 में, तो कमेटी ने 49 में रिपोर्ट दिया। 49 की रिपोर्ट के अनुसार कमेटी ने कहा कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ठीक नहीं है। और भाषा के आधार पर तो छोड़िए, अभी राज्यों का पुनर्गठन ही ठीक नहीं है। अभी हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं करते क्योंकि स्थिति संवेदनशील है। उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन के आधार को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। फिर कमेटी और आती है इसके धर कमेटी। धर कमेटी आई, जांच किया, धर कमेटी ने भी कहा कि भैया पुनर्गठन पे आधारित राज्य मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति था, नाम था पेट्टू श्रीरामुलु। ये जवान अनशन कर दिया और अनशन में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु तो आंध्रा के लोगों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। आनंद फानन में एक अधिनियम लाया गया, संसद में विशेष अधिनियम 1953 के तहत आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया और इसको मान्यता दी गई कब? सन 1956 के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए उत्तर लगा लीजिएगा। गुजरात 1960 में बॉम्बे को अलग किया गया महाराष्ट्र और गुजरात में, ये बना लीजिएगा। बाकी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं भैया। छत्तीसगढ़ अलग होता है किससे? मध्य प्रदेश से। और छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था कब? 1 तारीख नवंबर, कब? सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को। और गोवा की बात करते हैं। गोवा, गोवा को ध्यान रखिएगा, गोवा को पुर्तगाल द्वारा आजादी मिली, पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। गोवा पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ 1961। लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1987। और गोवा भारत का कौन सा राज्य बना? तो 25वां। कौन सा राज्य बना? 25वां। आगे कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक, भैया कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो मैसूर जो था, मैसूर का नाम बदल के क्या रखा गया? कर्नाटक रखा गया। और कर्नाटक की स्थापना करा गया था सन 1956 में करा गया। 56 में था ये, 56 में, थोड़ा सा ठीक है, नहीं सही है। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु सब, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 1956। आगे प्रश्न दिया 35A, तो जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदेश द्वारा वर्ष 1954 में भारत के संविधान में क्या किया था? शामिल किया था। नोट करिए भैया, कोई संशोधन करा गया था क्या? कोई संशोधन किया गया था? संशोधन किया गया था क्या? 35A को शामिल करने के लिए संविधान में कोई संशोधन किया गया था? जरा ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो दिया गया, विशेष दर्जा, ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के तहत इसमें कहा गया जम्मू कश्मीर संबंधित कोई भी प्रावधान, इससे संबंधित अगर कोई भी प्रोविजन या प्रावधान बनाना है, प्रावधान बनाना है, इसके लिए दो अनुच्छेद होंगे। एक तो 370 होगा जहां से आप अनुमति लेंगे और कानून किससे बनाएंगे आप? 35A से। कहां से बनाएंगे? 35A से। 35A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, भारतीय संविधान में 35A को जोड़ा गया, संविधान में 35A को जोड़ा। भैया कोई संशोधन नहीं किया। ये राष्ट्रपति जो थे, राष्ट्रपति ने स्वविवेकाधिकार से, राष्ट्रपति ने अपने स्वविवेकाधिकार से, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेकाधिकार से इसको शामिल किया गया था। संविधान में कोई संशोधन नहीं किया। अब इसीलिए जब ये हटाया गया
जब ये जम्मू कश्मीर वाला प्रावधान जब हटाया गया तो भी संविधान में किसी प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी क्या? 31 अक्टूबर 2019 में संशोधन दिखता है जम्मू कश्मीर का? नहीं दिखता है, बना लीजिएगा। जब संशोधन के तहत जोड़ा ही नहीं गया था तो हटाएंगे क्या? हाँ, एक प्रावधान करा गया था, अनुच्छेद 370 में एक प्रावधान था कि संविधान का अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, इसमें संबंधित जितने भी प्रावधान है अनुच्छेद 370 के प्रभाव से ही क्या हो जाएंगे? तो समाप्त हो जाएंगे। जैसे अनुच्छेद 370 ने कहा कि हम ही ने अपने आप को बनाया है, अगर मुझे समाप्त करना होगा तो मेरे ही पास आना होगा। ध्यान दीजिएगा, 370 ने बनाया और 370 के प्रभाव से ये सारा कुछ क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या धारा 370 हटी है? हटी नहीं है, बल्कि क्या है? निष्प्रभावी है, प्रभावहीन है। क्या है? चलिए बढ़ेंगे आगे। दिया है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। भैया गोवा 1987, तेलंगाना कब? सन 2014, तेलंगाना सन 2014, हरियाणा 1966 और ध्यान दीजिए झारखंड सन 2000। क्या होना चाहिए? कालानुक्रम का मतलब एक, अरे 4 होगा ना, 4 होगा, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3 के बाद 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2। देखिए उत्तर हो जाएगा भी 4 1 3 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए भारत का नक्शा। ज्यादा ही हो गया कुछ, तेजी से बनाइएगा, एकदम समय नहीं है, 5 मिनट के 2 मिनट के अंदर बनाइए, 5 मिनट तो ज्यादा ही है। बैठे हैं सब, सोच रहा है बनाए कि नहीं बनाए, मतलब बनाइएगा। ठीक लगा है जी? कभी तो निकालिए दोगे, बनाइए। अरे ठीक ही बनाते हैं, मतलब इसमें डाउट क्या है? ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे ऊपर हो जाएगा लद्दाख, सबसे ऊपर की तरफ आपका होगा, नीला से लिखते हैं, सबसे ऊपर हो जाएगा लद्दाख, सबसे ऊपर है आपका लद्दाख। भैया सुनिए, लद्दाख के नीचे क्या लिख दें? जम्मू कश्मीर के बगल में क्या है? यहाँ वाला हिस्सा क्या है? उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश के नीचे इधर वाला पंजाब है। क्या है? पंजाब। पंजाब के बगल में हरियाणा है, हरियाणा के बगल में दिल्ली है ना? दिल्ली, दिल्ली के बगल में यूपी है, यूपी के बगल में क्या है? बिहार है। अब सुनिए, पंजाब के नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा? राजस्थान। राजस्थान के नीचे क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात के नीचे क्या है? महाराष्ट्र के नीचे, गोवा के नीचे, कर्नाटक के नीचे केरल, इस साइड तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर कौन? वेस्ट बंगाल। कौन सा होगा? वेस्ट बंगाल। हाँ, अब नीचे बिहार के नीचे झारखंड है। क्या है? झारखंड। यूपी के नीचे बीच में एमपी है, एमपी झारखंड के बीच में कौन है? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। और एमपी के नीचे सीधे क्या है? तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। अब सुनिए इधर आते हैं, ये वाला हिस्सा आपका क्या है? सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। इस पार्ट को हम कहते हैं सिक्किम। ये हिस्सा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हिस्सा कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड के नीचे क्या हो जाएगा? मणिपुर के नीचे क्या होगा? मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। मिजोरम के बगल में होगा त्रिपुरा, ये कौन सा हिस्सा है? त्रिपुरा। बड़ा क्षेत्रफल क्या होगा? आसाम। बड़ा क्षेत्रफल आसाम। आसाम के नीचे मेघालय, आसाम के नीचे क्या होगा? मेघालय होगा। आसाम के नीचे मेघालय। हो गया ना? सब सब दिख रहा होगा? अरे ठीक है, अंडमान नहीं, सब दिख रहा होगा लगभग। सुनिएगा, सुनिएगा जरा, अगर हम लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, भैया समझिए, लद्दाख को अस्तित्व में लाया गया था 31 तारीख को। कब लाया गया था? 31 अक्टूबर सन 2019। लेकिन जम्मू कश्मीर को एज ए स्टेट, एज ए स्टेट घोषित करा गया था 1947 में, लेकिन एज ए यूटी बनाया गया था सन 2019 में। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सन 1971, 1971। पंजाब की बात करते हैं 1966, पंजाब 1966। उसी तरह से हरियाणा भी कब? 1966। उत्तराखंड कब? सन 2000, उत्तराखंड कब? सन 2000। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान, राजस्थान कब जी? 49 में ना, 49 में। गुजरात पूछेगा तो 1900 कब? 60। महाराष्ट्र भी 1900 कब? 60। गोवा पूछेगा 1987। कर्नाटक पूछेगा 1956। केरल पूछेगा 1956। तमिलनाडु भी 1956, तमिलनाडु भी 1956। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु 1956। आगे आंध्र प्रदेश 1953, उड़ीसा 1936, मेघालय 1972, मेघालय 1972। इधर आइए त्रिपुरा, त्रिपुरा 1972, त्रिपुरा 1972, मिजोरम 1987। उसके बाद मणिपुर 1900 कब? 72। नागालैंड 1963, अरुणाचल प्रदेश 1987 और सिक्किम 1975, 1975। इधर आइएगा, बिहार पूछेगा 1912, बिहार 1912। झारखंड पूछेगा सन 2000, झारखंड सन। छत्तीसगढ़ पूछेगा सन 2000, तेलंगाना पूछेगा सन 2014, मध्य प्रदेश पूछेगा सन 1950। कहाँ है? ओ, वेस्ट बंगाल लिखिए। उत्तर प्रदेश 1956 नहीं लिखा है क्या? उत्तर प्रदेश लिखिएगा 1956, आवाज नहीं करिए। 1956 क्या बचा है भैया? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल लिखिएगा। कितना हो जाएगा इसका? इसका 2 डेट है, 49, 48 है, 50। क्या लिख दें? 50 लिखते हैं हम। 56 में इसका पुनर्गठन किया गया था, 50 इसकी एक्चुअल तिथि है। लिख देते हैं, नहीं तो ये सब कहेगा फिर इधर उधर। पुनर्गठन, पुनर्गठन पूछेगा तो 1956। सुनिएगा क्या है भैया? दिल्ली छूट गया, दिल्ली लिखिएगा, दिल्ली। इसके लिए कुछ आता ही नहीं है उस तरह का। 20वीं सदी। तो आप देखो, अब कोई पढ़ने वाला माहौल लगा है, सब फोटोग्राफर बना हुआ है अब। आवाज नहीं, आवाज की सब फोटो लेने में फिर आवाज करेंगे तो हम हटा देंगे ना इसको। आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और एक चीज सुनो जरा, अभी लड़कों की तरफ से कंप्लेंट है, मतलब मेरी कंप्लेंट अब सुन लो। ये जो फोटो लेता है सब, तो मतलब किसी भी एंगल में ले लेगा और लगा देता है स्टेटस पे।
मतलब सबका स्टेटस से समझा करो। अब कौन, जैसे मान लो हम बोले तो कभी कुछ जीप थोड़ी सी बाहर है, ठीक है, और लिख कर मैंने देखा हुआ है ना, ठीक है, अब लिखता है बकायदे सर, ठीक है। तो सभी चीजों का ध्यान दिया करिए, इसीलिए देखिए हटा देना इसको, आगे बाकी देख लीजिएगा। हाँ। निम्नलिखित में से कौन से राज्य वर्ष 1987 में भारतीय संघ के 23वें 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? अच्छा ये बताइए 25वां राज्य हमने क्या पढ़ा? गोवा। बस कुछ ढूंढना ही नहीं है, फिर तो उत्तर लगा देते हैं, बना लीजिएगा। जब हमने 25वां राज्य गोवा पढ़ा तो नहीं ढूंढना है। 22वां राज्य कौन है? सिक्किम है, पता है ना सबको। बस ध्यान रखिएगा 22वां राज्य कौन बना? सिक्किम बना। 22वां राज्य कौन बना? सिक्किम। 28वां 29वां राज्य बना था तेलंगाना, लेकिन अब घट गया तो कौन से नंबर पे आ गया? 28वें। ये सब कर लेंगे ना आप लोग। चलिए आगे प्रश्न दिया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक है? हरियाणा राज्य, अब तो आसानी से हो सकता है। हरियाणा राज्य बना कब? 1966 में, और चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था। और आगे मेघालय त्रिपुरा का पूर्व 1972 में, और मैसूर राज्य का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया। ये सब कब कर दिया था? छपने में कर दिया था। अच्छा देख लीजिए क्या होना चाहिए, क्या दिया है, ये सही क्रम में लगाना है। 1 2 3 और नहीं 1 2 4 और, अरे एक सेकेंड भाई, 4 1 2 और 3, 4 1 2 3, उत्तर हो जाएगा डी, बना लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं? 370, किसका उपबंध लागू होगा? 370। और 371 की जी के अंतर्गत क्या आता है? जी पढ़ना होगा, छोड़िए जान दीजिए, बना लीजिएगा 370। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि नए राज्य एकीकरण, समेकन और संघ आदि के अस्तित्व में आते हैं, तो यहाँ संघ से संदर्भित है। अच्छा नए राज्य एकीकरण, समेकन और संघ आदि के अस्तित्व में जब आएगा तो अगर हम उसको संघ कहेंगे तो इसका मतलब क्या है? दिया है संघ का रूप जहां केंद्र शक्तिशाली और राज्य कमजोर होते हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई नया राज्य जोड़े, सोचिए हम बलूचिस्तान जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को हमने हरियाणा के साथ जोड़ दिया, हमने नया राज्य बाहर से क्या किया? जोड़ा। इस अनुच्छेद का प्रयोग किया हमने आर्टिकल 2 का, किसका प्रयोग किया? आर्टिकल 2। अब पढ़िए, संघ का रूप जहां केंद्र शक्तिशाली और राज्य कमजोर होता है। भाई अगर हम बलूचिस्तान को कहेंगे कि तुम मजबूत हो और संघ कमजोर है, तो क्या बलूचिस्तान जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। यानी सबसे सटीक उत्तर क्या है? बाकी पढ़ के देख लीजिए, संघ का वह रूप जहां राज्य शक्तिशाली होगा तो सीधे बाहर हो जाएगा, क्यों जुड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, दूसरे राज्यों में अधिक शक्ति होती है और केंद्र भी ऐसा नहीं है, शक्तिशाली होगा तो और नहीं कोलैप्स करेगा। राज्य तभी जुड़ता है जब वो क्या होता है? कमजोर और असहाय होता है। सिक्किम भारत के साथ जुड़ा, कारण था नेपाल, नेपाल पे तिब्बत और नेपाल, ये दोनों कारण था। तिब्बत के लोगों पर चीन ने आक्रमण कर दिया। तिब्बत के अंदर समस्या क्या थी? रोजगार, विनिर्माण, कंपनियां, फैक्ट्रियां, ये सब समस्या थी। चीन आया और तिब्बत के लोगों से कहा कि क्या चाहिए? लोगों ने कहा रोजगार चाहिए। चीन कहा कि हम देंगे रोजगार, चलो मेरे साथ। तिब्बत के लोगों को उठाया और तिब्बत खाली कर दिया। तिब्बत को जब खाली कर दिया तो अपनी सेना को लाके तिब्बत में डिप्लॉय कर दिया। और एक समय ऐसा आ गया कि तिब्बत के लोगों की कमी हो गई। भाई जब कमी हो गई, जिसकी संख्या कम है उसको प्रताड़ित किया जाएगा। अब चीनी सेना क्या करती थी? तिब्बत वालों को परेशान करती थी। घटना है 1959, दलाई लामा तिब्बतों के धर्म संरक्षक गुरु थे। 1959 में इन्होंने क्या किया? भारत में शरण लिया। भारत सरकार ने इनको अपने राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण दिया। चीन ने भारत के साथ एक समझौता किया था सन 1954 में, जिसको हम बोलते हैं पंसिल समझौता। पंसिल समझौते में कहा गया कि कोई भी देश किसी के इंटरनल मामले में अफेयर नहीं करेगा। जैसे मेरा संबंध किससे क्या है, आप मेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी आंतरिक सुरक्षा के मामले में कोई देश किसी के आंतरिक सुरक्षा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चीन ने यह कहते हुए समझौता तोड़ दिया कि भारत सरकार ने हमारे इंटरनल मामले में अफेयर किया है। ठीक है, समझौता तोड़ा और कहते हैं कि बिना भारत सरकार की अनुमति के बिना, क्योंकि भारत सरकार ने समझौता कराया था, निश्चिंत था, अपनी सेना को हटा रखी थी। चीन ने मौका देखा और सन 1962 में भारत के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तिब्बत की हालत को देखा था सिक्किम। सिक्किम ने जब तिब्बत की हालत को देखा तो सिक्किम के मन में ये बात आई कि हो सकता है कल को चीन मेरे ऊपर हावी हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो सिक्किम को लगा कि एक काम करते हैं, भारत के साथ मिलना चाहिए। ठीक है, जब सिक्किम ने भारत में विलय का प्रस्ताव रखा तो भारत सरकार से एक बार पूछा कि कहीं वही वाला हालत तो नहीं ना होगी मेरी जो तिब्बत वाली हुई है, तो कहा कि ये भारत है, वो चीन था। समझ रहे हैं ना, हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत होता है। ठीक है, तो सिक्किम जुड़ा भारत में, पहले तो स्वराज्य की तरह रहा, बाद में क्या बना? पूर्ण राज्य। देखते हैं शादी से पहले एंगेजमेंट। और एक चीज जानते हैं, जैसे देखिए ठीक प्रावधान भी है, शादी से पहले एंगेजमेंट, बीच में मतलब जो भी कर्मकांड है सब आ जाए, समझ रहे हैं ना। हाँ, पता चला सिक्किम जब जुड़ा भारत में तो पहले स्वराज्य इसीलिए बना कि अभी देखते हैं भारत का व्यवहार कैसा है, व्यवहार खराब है हट जाएंगे। ठीक है, भारत ने भी छोड़ दिया कि ठीक है शामिल मत हुई, स्वराज्य बनिए, स्वराज्य बना, 35वां 36वां संशोधन हुआ और उसके बाद पूर्ण राज्य बना। तो क्या सिक्किम कमजोर था कि मजबूत था? कमजोर था। कमजोर था तभी तो आया जुड़ने। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी बाहरी देश जुड़ेगा वो अपने आप में क्या होगा? कमजोर होगा, और जहां जुड़ेगा व्यक्ति क्या होगा? शक्तिशाली। जब दो शक्तिशाली होंगे तब भी नहीं जुड़ेंगे, एक व्यक्ति कमजोर, यानी जुड़ने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होगा? कमजोर। उत्तर हमारा क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा, देख लेना अपना। समान वितरण करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। आगे प्रश्न दिया है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम, आरोही का मतलब क्या होता है भैया? बढ़ते हुए ना, बढ़ते हुए क्रम में दिया है। हरियाणा 1900 कब? 66। और नागालैंड की बात करेंगे 1963, सिक्किम की बात करेंगे सन 1975 और मेघालय की बात करेंगे सन 1972। अब बताइए जरा क्या होना चाहिए? 3 के बाद 3 ही से होगा ना, 3 के बाद 1 के बाद 4 के बाद क्या होगा? 2, 3 1 4 2, उत्तर हो जाएगा सी। बताइए आगे देखिए प्रश्न दिया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध किए कीजिए। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था 87 में, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 75 में, मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था 72 में, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था 1963। सेम वही बात है, क्या होना चाहिए भैया? ए होगा, लगा लीजिएगा, सही है ना। आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न है आपका कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष किया गया? 57 में, 56 में, 55 में कि 54 में? कब किया गया था? 1956 में किया गया था, बना लीजिएगा। आगे नीचे अच्छा कथन दिया गया है आर और ए,
कारण बताना है और व्याख्या वगैरह देखनी है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार के लिए एक विशेष अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। बात सही है। संसद के द्वारा जारी प्रस्ताव को विधानमंडल के पास भेजा जाता है, ठीक है, और केवल भेजा जाता है कि आप देख लीजिए, केवल क्या करिए, देख लीजिए, बोलना नहीं है कुछ, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। बात अपने आप में क्या है, सही है भैया, मानना अनिवार्य नहीं है इसलिए थोड़ी भेजते हैं, समझिए। कथन तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या है या नहीं इसको जानने के लिए राष्ट्रपति ने प्रस्ताव इसीलिए थोड़ी भेजा था कि जब भेजेंगे कोई काम ही नहीं तो भेज ही देते हैं, ऐसा थोड़ी था। यानी कथन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी लगा लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, ये नहीं ना लगाया कोई, पता नहीं लगाए भी नहीं होंगे उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बात क्या है? ठीक है भैया, कानून बना के राज्य बन सकता है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली और चौथी अनुसूची क्या होती है? प्रभावित होती है। बात अपने आप में क्या है, सही है। पहली अनुसूची का मतलब, पहली अनुसूची में कहा गया है राज्य का नाम, क्या कहा गया है? नाम। जब राज्य को तोड़ेंगे तो नाम तो बदलेगा ही, जैसे आंध्र प्रदेश टूटा और तेलंगाना टूटा तो नाम तो बदला, यानी अनुसूची 1 में परिवर्तन होना संभव है। अनुसूची 4 में कहा गया राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, भैया सीटों में भी तो बदलाव होगा, यानी अनुसूची 1 और 4 में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इस प्रकार की विधि के अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन समझा नहीं जाएगा, ठीक है, यही गलत है, बना लीजिएगा। समझा जाएगा दे दिया है, और इसके लिए आर्टिकल 4 कहता है कि नहीं समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 4 कहता है कि नहीं समझा जाएगा, यानी संशोधन नहीं माना जाएगा। और हमेशा बहुमत अगर होती भी है तो कैसी होती है? साधारण। कैसी बहुमत होगी? साधारण। क्या राज्य की अनुमति चाहिए? राज्य की अनुमति हमें नहीं चाहिए। किसी भी राज्य की सीमा या परिवर्तन, नाम परिवर्तन करने में राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं है। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है। भाई राज्य हम भारत की संसद को बोल सकते हैं और सरकार को भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, राज्य का मतलब क्या है? जिसके पास अपनी खुद की जमीन हो और जिसके पास अपना खुद का कानून हो, जिसके पास अपना खुद का आदेश हो, वो सभी अपने आप में क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य है। जैसे आपके घर के पिताजी अपने आप में क्या है? स्टेट है। क्या है? बिजली का विभाग अपने आप में क्या है? राज्य। क्रिकेट का बोर्ड अपने आप में क्या है? राज्य। सेना का डिपार्टमेंट अपने आप में क्या है? राज्य। सेना की जमीन, सेना का कानून अपने आप में क्या है? राज्य है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नोट, लेकिन ध्यान दीजिए, लिखिए नोट करके, लेकिन नोट कर लीजिएगा, प्लीज स्टडी पढ़ाएंगे नहीं, टाइम लग जाएगा। देखिए बीसीसीआई को आर्टिकल 1 के तहत, आर्टिकल 1 के तहत राज्य के दर्जे से बाहर, एक सेकंड, आर्टिकल 12 के तहत, आर्टिकल 12 के तहत राज्य के दर्जे से बाहर रखा गया है। राज्य के दर्जे से बाहर रखा गया। इसके पीछे कहानी है भैया, पढ़ लीजिएगा, रखा गया है। बीसीसीआई को हम राज्य नहीं बोलेंगे, बाकी सबको राज्य बोल सकते हैं। बीसीसीआई को आर्टिकल 12 के तहत राज्य के दर्जे से क्या रखा गया है? बाहर। लिख कर लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन पे, भारत की संसद और सरकार राज्य है। भारत की राज्य सरकार के पास खुद की जमीन है, खुद का कानून है, राज्य होगा? एकदम होगा। विधानमंडल राज्य होगा? एकदम होगा। भारतीय राज्य, भारत का राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी अपने आप में क्या होंगे? राज्य होंगे, क्योंकि उनकी जमीन है और उनका खुद का अधिकार। प्राधिकारी का मतलब बिजली बोर्ड, न्याय बोर्ड, न्यायिक बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी अपने आप में क्या है? राज्य है। यानी उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। बनाइए, क्या लगाए थे आप लोग? पहले दिख गया होगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया। बात क्या है? सही है। भारत को, ध्यान दीजिएगा, फेडरल न बोल के क्या बोला गया? यूनियन। भारत को फेडरल न कहकर फेडरल न कहकर यूनियन कहा गया। भारत को फेडरल न कह के क्या कहा गया? यूनियन कहा गया। भैया ध्यान दीजिएगा, फेडरल कहेंगे तो किसको कह सकते हैं? फेडरल का एग्जांपल दीजिए, कौन हो जाएगा? अमेरिका। जिसके राज्य एक समझौते के तहत जुड़े हैं वो क्या है? फेडरल। यूनियन माने भी संघ होता है, फेडरल माने भी संघ है। कभी ये सवाल अगर फंस जाए, ठीक है, तो एक बार अंग्रेजी वाले पे जाइए, जो यूनियन होगा वही उत्तर होगा, ठीक है। और एक होता है आपका कन्फेडरल। क्या होता है? कन्फेडरल। एक होता है कन्फेडरल। कन्फेडरल में हम किसको रख सकते हैं भैया? कन्फेडरल में हम रख सकते हैं किसको? ऑस्ट्रेलिया को। किसको रख सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया मतलब ऐसा है, एक ऐसी दीवार जिसको उंगली से छू देंगे गिर जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह की दीवार को हमने कहा फेडरल, ठीक है। भारत के राज्य ऐसे हैं कि कितना हो कानून कुछ भी करेंगे लेकिन राज्य अलग नहीं होंगे, क्योंकि कहा गया संप्रभुत्व संपन्न, ठीक है, कभी अलग होगा ही नहीं। और सीधे कह दिया गया कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो संप्रभुत्व संपन्न हटेगा, तब तो अलग होगा। चलिए बना लीजिएगा, भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौते का परिणाम नहीं है, इस समझौता का परिणाम नहीं है, इसमें घटक इकाइयों से संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। बात अपने आप में क्या है? सही है भाई। विधि सम्मत और संविधान सम्मत, ध्यान रखिएगा, संविधान सम्मत प्रक्रिया द्वारा, संविधान सम्मत प्रक्रिया द्वारा राज्य जुड़े हैं। संविधान सम्मत प्रक्रिया द्वारा राज्य जुड़े हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। संविधान सम्मत प्रक्रिया द्वारा राज्य जुड़ा हुआ है, यानी आर कथन सही है, ए भी सही है, ठीक है। संघ इसलिए कहा गया, संघ इसलिए कहा गया, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे राज्य समझौता के तहत जुड़े नहीं है, यानी कि कथन ए और आर सही है और स्पष्टीकरण भी है। बनाइए, आगे बढ़े भाई। हमने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा? क्योंकि हमने राज्यों से समझौता नहीं किया है, हाँ, उनको विधि सम्मत जुड़ा है। भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है संसद द्वारा, विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है क्या? हाँ, क्योंकि 2/3 बहुमत कभी उत्तर हो ही नहीं सकता, और कार्यपालिका के आदेश पे तो वैसे भी नहीं, क्योंकि संसद के आदेश पर होता है, संघीय सरकार के आदेश पे नहीं। बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा ए। क्या उस राज्य से पूछने की जरूरत है? नहीं। विधानसभा में राष्ट्रपति केवल भेजते हैं प्रस्ताव, आप चाहे हाँ बोलिए चाहे ना बोलिए, ऑलरेडी राज्य में जो हो रहा है वो होगा ही। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हो रहा था, आंध्र प्रदेश वाले चिल्लाते रह गए, लेकिन सरकार ने तेलंगाना को क्या कर दिया? अलग कर दिया, सीधे तौर पर अलग कर दिया। एक विद्यमान राज्य की
सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरण की आवश्यकता है हमें। सुप्रीम कोर्ट की जरूरत थी क्या यार? नहीं थी। संसद चाहिए ना? हाँ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहिए ना? सर्वोच्च न्यायालय चाहिए। जब तीनों कट गया तो उत्तर क्या होगा? डी होगा। राष्ट्रपति चाहिए, संसद चाहिए, विधानमंडल चाहिए, लेकिन विधानमंडल का कोई काम नहीं है, खाली उसको दिखाना है, बस बस प्रस्ताव भेजना है, बाकी और कुछ बात नहीं। आगे एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा गया? तो विशालाग्र आंदोलन कहा गया, ग्रेटर आंध्र आंदोलन कहा गया। लिखिएगा ग्रेटर आंध्र, इसको हम ग्रेटर आंध्र कहते हैं, ग्रेटर आंध्र कहा गया, ग्रेटर आंध्र आंदोलन, ग्रेटर आंध्र मूवमेंट, ग्रेटर आंध्र मूवमेंट के नाम से जाना गया सन 2013 और सन 2014, सन 2013 और 14। और ध्यान रखिएगा इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम, इसका परिणाम यही हुआ कि जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश ये अलग हो गया किससे? तेलंगाना से। किससे अलग हुआ? तेलंगाना। और ये कब अलग हुए? 2 जून को। कब अलग हुए? 2 जून को अलग हुए, 2 जून सन 2014। बनाइए भी, आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है भारत संघ नहीं है, ये तो यार गलत बात है, गलत है ना? अच्छा देखिए, जब ए गलत हो जाए, ठीक है, अब पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, ए गलत हो जाए, ये कब मान के चलिए कि अगर ए गलत हो जाए तो हमें पढ़ना ही नहीं है, फिर सीधे आइए ऑप्शन पे। बड़ा वाला उत्तर हो सकता है? कभी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए गलत है परंतु देखो हम पढ़ेंगे ही नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है पढ़ने का इसको, ठीक है। भारत एक प्रकार का क्या है? संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आगे प्रश्न दिया है दिसंबर 1948 में इस आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भाषा के आधार के बजाय प्रशासनिक संविदा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, ठीक है। ये कौन कहा था? घर कमीशन ने कहा था। घर कमीशन ने इस बात को कहा था, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए मेरी बात को, समझिएगा समझिएगा। बात कब की है? सन 1948, बात है सन 1948, बात है सन 1948। एक समिति बनती है, ध्यान रखिएगा, एक समिति बनती है, समिति का नाम क्या था भैया? जे भी और कौन सा? पी, जवाहरलाल नेहरू, और ध्यान रखिएगा और कौन? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, एक कमेटी बनाया और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट कब दिया? सन 1900 कब? 49। कहानी हम सुना चुके हैं, लिख दे रहे हैं। 49 में रिपोर्ट दिया तो कहा कि पुनर्गठन जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पुनर्गठन इन्होंने पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। पुनर्गठन को क्या किया? अस्वीकार किया। कहा भाषा वासा ये सब कुछ नहीं, पुनर्गठन ही नहीं होगा। मतलब इन्होंने क्या कर दिया? राज्यों के पुनर्गठन को क्या किया? अस्वीकार किया। राज्यों के पुनर्गठन को इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार। दरअसल ये लिखने का कारण है, राज्यों के पुनर्गठन को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। डर था पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में कि अगर आंध्रा को कल को अलग करेंगे तो और भी राज्य डिमांड करेंगे। दूरदर्शी थे नेहरू, ध्यान दीजिएगा, नेहरू थे दूरदर्शी, नेहरू दूरदर्शी थे, और उनको लगा कि अगर आंध्रा को आजाद करेंगे तो अन्य देश भी मांग करेंगे, और ऐसा हुआ। जैसे ही आंध्र प्रदेश अलग हुआ, 5-7 साल बाद डिमांड कर दिया कौन? महाराष्ट्र और गुजरात ने। बाकी सभी राज्य डिमांड करने लगे, लेकिन तब तक केंद्र जो था वो शक्तिशाली बन गया था। नेहरू ने कहा कि अभी संवेदनशील स्थिति है, राज्य अगर कोई डिमांड रखते हैं, अगर आप उसको मानेंगे नहीं, हो सकता है कल को राज्य अलग होने की मांग करें, भारत से अलग होने की मांग करें, तब क्या करेंगे? तो नेहरू ने कहा कि नहीं, प्रावधान सबके लिए एक रहेगा, और उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। आगे चल के कमेटी बनती है, आगे चल के कमेटी बनती है सन 1948 में ही, जिसको हम बोलते हैं धर आयोग। क्या बोलते हैं? इसके धर आयोग बनता है। धर आयोग ने कहा कि भैया भाषा के जो आधार पर गठन है, भाषा के आधार पर गठन को क्या कर दिया? गठन को अमान्य कर दिया। क्या कर दिया? अमान्य कर दिया। भैया जानते हैं, क्वेश्चन दिया था और पूछा था कि किस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अमान्य किया? पहले ऑप्शन पे यही दिया था, दूसरा ऑप्शन ये था, तीसरा था ये, आगे था सभी समिति ने। सभी तो होगा नहीं, उत्तर अगर हमें ना पता हो तो हम तुरंत जेबीपी लगाते, ठीक है, लेकिन उत्तर एक्चुअल क्या होना चाहिए? इसके धर आयोग। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक कमेटी बनती है सन 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना फजल अली की अध्यक्षता में, जिसमें फजल अली सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, और इनके साथ हृदय लाल कुंजरू जुड़े। कुंजरू और एक व्यक्ति और थे, कौन? एम पर्रिकर थे, हाँ, एम पर्रिकर। ये 3 लोग मिले और राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और राज्यों को पुनर्गठित कर दिया। कहा कि ये फाइनल डिसीजन हमारा है, अब इसके बाद ऐसा नहीं कि मेरा नाम बदलिए तो ये बदलिए, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। यही पूरी कहानी है पुनर्गठन को लेके। बाकी जब पुनर्गठन आया तो उसके बाद का मैंने बताया था एबीसीडी वाला बना के, इसमें आगे जोड़ लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये। आगे निम्न तत्वों पर विचार करिए, दिए गए कूट की सहायता। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि भारत के राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके आधार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को क्या किया था? वरीयता। क्या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर अलग हो सकते हैं लेकिन भाषा के आधार पर अलग नहीं होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। बात अपने आप में क्या है? सही है, सभी तीनों, यही है ना, तो लगाइएगा सभी तीनों। आगे दिया, नीचे दिए गए राज्यों को भारत के संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम। तो सिक्किम बना था 1975 में, अरुणाचल प्रदेश बना था 1987, नागालैंड बना था 1963, हरियाणा बना था कब? 1966। उत्तर क्या होना चाहिए? बी हो जाएगा, हाँ ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका बी, बना लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि संघ के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। नागालैंड का राज्य बना, क्या करना है भाई? अच्छा, कालानुक्रम में नागालैंड का राज्य बना, ये आप बना लीजिएगा। अपना उत्तर क्या लगाए आप लोग? बी होगा, बना लीजिए। यार, हरियाणा राज्य बना था कब? 1966। गुजरात राज्य बना था 1960 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। अब देखिए उत्तर क्या है? सी होगा। अरे मुझे अब करने लगाने दीजिए। 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा? 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद हो जाएगा 3, 2 4 1 3, 2 4 30, 2 4 1 3, बना। सी का है बोले तब। आगे प्रश्न दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है 5 से कहा 11। बाकी हमने पढ़ दिया है पूरा। हाँ, नागरिकता
नागरिकता की बात करते हैं भैया। नागरिकता, नागरिकता संबंधी भाग जो है, भाग 2 है और संविधान का सबसे जटिल भाग है। संविधान का कैसा भाग है? संविधान का सबसे जटिल भाग कहा गया, जटिल भाग। नागरिकता को संविधान का सबसे जटिल भाग कहा गया और ये कहने वाले कौन थे? अम्बेडकर। किसने कहा था? अम्बेडकर। नागरिकता को संविधान का सबसे जटिल भाग किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। नागरिकता संबंधी प्रावधान को लागू कर दिया। लागू कब से कर दिया? तो 26 नवंबर सन 1900 कब से? 49 से ही लागू कर दिया। कहा कि कठिन भाग है, पहले ही लागू करिए इसको, बना लीजिएगा। ये बताइए, हम यहाँ पे बोलते हैं लगातार और आप लोग बतिया कैसे लेते हैं फिर इसमें? तो बना लीजिएगा। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बगल में बात हो रहा है ऐसे नहीं चलेगा यार। ठीक है, हम मतलब अपने आप को रेस्ट नहीं दे पाते हैं एक सेकंड भी क्लास में कि नहीं हम मतलब चुप रह ले और यहाँ सब टाइम निकाल के बतिया लेगा। फिर ये सब गलत काम है, मत करा करिए आप लोग, नहीं तो फिर गर्ल्स पीछे रहेगी और बाहर जाके रहेगा कल से। समझ रहे हैं? हाँ एकदम। हाँ मतलब बिहार, बिहार टाइप वाला न्याय चलेगा यहाँ पे फिर। ठीक है, अरे बिहार टाइप वाला नहीं, बिहार के विपरीत न्याय। समझ रहे हैं ना? महिलाओं को पीछे वरीयता क्रम में। ठीक है, दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किसका उल्लेख है? भैया अनुच्छेद 5 ये कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। कहाँ है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कहा गया कि संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व तक जो व्यक्ति भारत में रह रहा है, भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। सीधे तौर पर कहा गया। ध्यान दीजिएगा, नागरिकों का मूल कर्तव्य ये कहा दिया गया आर्टिकल 51 के ए में। संविधान के बारे में चर्चा तो संविधान में ही करी जाएगी। नागरिकता के अंत पर चर्चा किया गया है आर्टिकल किसमें? 9 में। समाप्ति पर चर्चा की गई है और 10 में भी की गई है। आगे प्रश्न दिया है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, दोहरी नागरिकता? उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, उत्तर होगा संसद। लिखिएगा, संसद द्वारा, संसद द्वारा प्रदान की जाती है। संसद द्वारा प्रदान की जाती है। संसद द्वारा प्रदान की जाती है। संसद एक विशेष अधिनियम बनाता है, जैसे जैसे नागरिकता अधिनियम, जैसे नागरिकता अधिनियम आया था अधिनियम, और सबसे पहली बार आया था कब? 1955 में। रिसेंटली इसको संशोधित कर दिया सरकार ने। रिसेंटली संशोधित कर दिया कब? सन 2019 में, 11 दिसंबर 2019। और इस प्रावधान को लागू किया कब? लागू किया सन 2025 में। आगे 25 था कि 24? 24 था ना, 24 में। चुनाव कब हुआ था? 25 की 24? 25, 24 में रहा, 24। आगे ध्यान दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा संसद। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में एकल नागरिकता की बात ध्यान दीजिएगा। आगे ऐसे भारतीय जो अस्थायी रूप से भारत के पासपोर्ट धारक है और बाहर रह रहे हैं, उनके पास नागरिकता मतदान जैसे अधिकार हो, उन्हें हम एनआरआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनआरआई। एनआरआई का मतलब गैर प्रवासी भारतीय। ध्यान दीजिएगा, गैर प्रवासी भारतीय लिखिएगा, गैर प्रवासी। हाँ, चुनाव देने का अधिकार हटता थोड़ी है, गैर प्रवासी भारतीय। अभी तो विदेशी चुनाव जैसा कोई प्रावधान बड़े बड़े देशों में, हर देश में नहीं लाया गया है, कुछ चुनिंदा देशों में है कि आप वहां से भी वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी विशेष तौर पर यह प्रावधान नहीं है। गैर प्रवासी भारतीय यानी आप इनको क्या बोलेंगे? अनिवासी भारतीय। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश डैश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवचन कर पाकिस्तान में शामिल हो गया है, कब के बाद? 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रवचन कर पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाए। बना लीजिएगा इसको। लेकिन बाद में चल के इस प्रावधान में बदलाव किया गया। कहा गया कि सुबह का भूला शाम को वापस लौटाए तो उसे भूला नहीं करते, यानी माना जाएगा। बाद में चल के इस प्रावधान में बदलाव किया गया, देखा होगा, अनुच्छेद में पढ़ा होगा। आगे कोई भी व्यक्ति जो सामान्य तौर पर भारत में डैश डैश रह रहा हो, प्रकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ले सकता है। 12 साल, 12 साल तक रह रहा है तो वो ध्यान रखिएगा, नेचुरली भारत का नागरिकता ले सकता है। आगे नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सीआरएस के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म या मृत्यु की घटना को 21 दिन के भीतर करवा लेना चाहिए। ये तो बहुत बंद हो जाएगा, मतलब पैसे वैसे देख, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, जन्म या मृत्यु का प्रमाण पत्र 21 दिन के भीतर कंपलसरी बनवा लेना चाहिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम दिसंबर में आया था, दिसंबर सन 2019, 11 दिसंबर सन 2019। और ध्यान दीजिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम किस मंत्रालय द्वारा लाया गया? मंत्रालय कौन सा मंत्रालय लाता है? गृह मंत्रालय। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा लाया गया। और भैया ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का जो संशोधित नागरिकता अधिनियम था, जो संशोधित नागरिकता अधिनियम, संशोधित नागरिकता अधिनियम जो 2019 था, 19, ये गैर मुस्लिम विधेयक था। ये एक प्रकार का गैर मुस्लिम, एक प्रकार का गैर मुस्लिम विधेयक था। गैर मुस्लिम विधेयक जिसमें मुसलमानों की कोई बात नहीं की गई थी। कहा मुसलमान के अलावा अन्य अल्पसंख्यक जो भारत में रह रहे हैं, उनके लिए कुछ एरिया डिसाइड किया गया था। मुसलमानों ने इसका विरोध किया था कि भैया हमारा नाम काहे नहीं ले रहे हैं आप, इसमें आप हमारा नाम काहे नहीं ले रहे हैं, यानी हमारे पीछे एक बड़ी साजिश है। देश भर के मुसलमानों ने इवन शाहीन बाग में दिल्ली में लगभग सालों साल तक आंदोलन चला, अनशन चला, और पूरे भारत भर के मुसलमानों ने क्या किया? आंदोलन किया। बहुत सारे नेता राजनेता इसके सपोर्ट में थे। 23 तारीख दिसंबर की रात को पूरे संपूर्ण भारत में इंटरनेट को बैन किया गया था 1 घंटे के लिए। देखा था आप लोगों ने? उस दौर के हैं आप लोग 2023-19 वाले, तो इंटरनेट को बैन करा गया था। ध्यान दीजिएगा, उस समय इंटरनेट को बैन किया गया था इसी की वजह से। और ध्यान दीजिए, कहा गया ये जो प्रावधान है ये लागू होगा, कब लागू होगा? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को सन 2020 में लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन लागू नहीं हो पाया। ये क्या कर दिया गया? तो निरस्त कर दिया गया। ठीक है, आगे चल के इसको पुनः लागू किया गया। पुनः कब पुनः लागू किया गया? तो मार्च के महीना में लागू किया गया, सन 2024 में। क्लियर बात है? ध्यान दीजिएगा, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। भी आगे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल कौन है? भैया प्रत्येक व्यक्ति में सब शामिल है। बंदी भी है, सशस्त्र सेना का सदस्य भी है, भारत क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति। क्या बंदी है तो नागरिकता खत्म हो जाएगी? नहीं, देशद्रोह न हो बस। आगे आगे दिया है प्रश्न कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा ठीक है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, पूरे भारत में एकल नागरिकता। आप अपने राज्य के क्या है? आप बिहार के क्या है? नागरिक है। बिहार के क्या है? हाँ, बिहार के क्या है? निवासी। और भारत के क्या है? नागरिक है। ध्यान दीजिएगा, भारत के क्या है? नागरिक। दादाजी टाइप वाला क्वेश्चन है, घर पे अगर पूछ दिए तो पता चला सब पॉलिटी धरी की धरी रह जाएगी।
ठीक है, तुम बिहार के क्या हो, नागरिक हो, निवासी, पता चला मुंह से निकल गया नागरिक। ठीक है, चलिए, नागरिकता अधिनियम 1955। मेरे घर में कोई छोटा सा बच्चा है, हम जाएंगे तो वो अपना सवाल लाएगा मेरे पास, साइन कास्ट टाइप का। ठीक है, छोटा नहीं मतलब बड़ा ही है, साइन कास्ट वाला लाएगा। ठीक है, वो जब मेरे पास लाएगा, हम मैं थोड़ी जानते हैं, तो नहीं बना पाते, तो अब पढ़ाते क्या है तो। ठीक है, तो बहुत सारी समस्या है जी। घर पे मतलब हमेशा लोग अलग तरह से, यहाँ रहना आसान है, घर रहना बहुत टफ, इसीलिए हम जाते हैं चले आते हैं। तमाम तरह के सवाल पूछते हैं सब। ठीक है, जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीकरण, राष्ट्रीयकरण, राज्य क्षेत्र मिल जाने से, ये सारी क्राइटेरिया है जिससे आप नागरिकता भारत में प्रदान कर ले सकते हैं। आगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? भाई कौन सा? 11। और कहा गया नागरिकता संबंधी अगर कोई भी कानून बनाना है तो संसद का गृह मंत्रालय कौन बनाएगा? संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। नागरिकता संबंधी कोई भी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाता है। ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न दिया है, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका पंजीकरण से है, यानी एक का सी है, एक का हो जाए, अच्छा अभी तो 2 जगह है। भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका वंचित कर दीजिए, अंत हो जाएगा, और बाकी विधि के तहत समानता क्या होना चाहिए भैया? ए होगा, लगा लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता? अभित्याग, अभिप्राप्ति, कुछ महीने के लिए दूसरे, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। 7 वर्ष तक विदेश से प्रवचन कर जाएंगे तब नागरिकता क्या होती है? समाप्त। वो भी समाप्त होने से पहले आपसे नोटिस वाइज पूछा जाएगा कि आ रहे हैं कि क्या करें, इसलिए कोई 7 साल के अंदर एक बार चला आता है फिर चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन सक्षम है? संसद। भैया सूचना सुनिएगा, अभी जाते हैं आप लोग तुरंत भागने लगते हैं। हाँ बता रहे हैं उसको, होमवर्क ध्यान रखिएगा। होमवर्क में क्या है? अरे करंट अफेयर नहीं है, कहां से कहां तक हुआ है? 50, 51, अच्छा 51, 51, उसके बाद 52, उसके बाद 53। हाँ एक और जरूरी सूचना सुन लीजिएगा, करंट अफेयर की क्लास चलती है, करंट अफेयर की क्लास लगातार पढ़िएगा, मतलब छोड़िएगा नहीं। 1-1.5 घंटे की क्लास रूटीन में डाल लीजिए, यूट्यूब पे है, जब टाइम मिले फास्ट स्लो जैसे भी करके उसको बिना पढ़े मतलब सोइएगा ही नहीं, पर डे की क्लास पर डे खत्म करिएगा, खाली पढ़ना है, बस खाली पढ़ना है। यूट्यूब पे है ना? हाँ यूट्यूब पढ़ना, हाँ आज से है, लगातार उसको पढ़िए, लगातार उसको पढ़िए, ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं रिकॉल होगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर कितना लिखा था? पेज नंबर लिखा था 4 हो गया है? ये सब नहीं यार, 171 लिखा था, उस पर लिखा है 71, 172, सेट नंबर 172। ओह पेज नंबर, अरे ठीक है यार, सेट नंबर 172, 172 के बाद, 172 के बाद जो भी सेट मतलब यहाँ से जो भी सेट लगा होगा पढ़ के आइएगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 50। हाँ और एक दूसरी सूचना सुनिए, करंट अफेयर वाला कल मतलब कल संडे को, कल संडे को करंट अफेयर वाला लाइएगा, 6-7 बजे तक पढ़ा के उसको हम बवाल खत्म करेंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन करंट अफेयर का लेकर आइएगा। आगे, एक आदमी अपनी नागरिकता खो देगा, सारा कारण हो सकता है, और भी अब कल रहने दीजिए, कल बात होगी उस पर, बाकी एक क्वेश्चन छूटा है उस पर कल बात करेंगे आपसे।